Hello my dear students, I am your Shikhadi and you are watching my channel गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। और इस चैप्टर को मैं डिटेल्ड समरी इन हिंदी, जी हाँ, मैं इस चैप्टर की समरी हिंदी में बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, इस चैप्टर में जो राइटर हैं, एक्चुअली में वो फीमेल राइटर हैं एनीस जंग, जो कि एक लड़के से और उसके फ्रेंड से मिलती हैं। उस लड़के का नाम है साहिब, जो उसके पड़ोस में कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हैं। एक दिन लेखिका साहिब और उसके दोस्तों से मिलती हैं, और क्योंकि ये उनका रोज़ का काम था, रूटीन में वो हर सुबह हर मॉर्निंग में साहिब और उसके फ्रेंड्स को देखती थी, जो उसके पड़ोस में आकर कूड़ा बीनते थे। साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश का रहने वाले थे और बहुत समय पहले अपना घर छोड़ चुके थे। तूफान ने उनके खेतों और घरों को बहा दिया था। और बात करते करते एक दिन अचानक से लेखिका उनसे पूछती हैं, साहिब से पूछती हैं कि तुम कचरा क्यों बीनते हो और स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इस बात पर साहब कहता है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है पर मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ। लेखिका बोलती हैं, अच्छा ठीक है, अगर मैं स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे। साहब बहुत खुश होता है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वो कहता है, बिल्कुल मैं स्कूल जरूर जाऊँगा। इस तरीके से साहब को जानने के कुछ महीनों बाद लेखिका एक दिन फिर से उससे मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। तो वो बताता है कि मेरा पूरा नाम साहिब आलम है। तो लेखिका उसको बताती है कि तुमको पता भी है कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। साहिब आलम मतलब ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन बच्चा साहिब उनकी इस व्यंग भरी बातों को नहीं समझ पाता और वो फिर पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल दिया, आप कब से स्कूल खोल रही हैं। इस बात पर लेखिका को बहुत अफसोस होता है। उनको ये महसूस होता है कि मैंने गलत वादा किया, गलत प्रॉमिस किया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं स्कूल खोलूँगी। क्योंकि बच्चे के मन में एक जिज्ञासा या फिर एक कह सकते हैं कि इच्छा, डिज़ायर जागृत हो गई थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। लेखिका आगे बात कर बढ़ाती हैं और कहती हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम लोग नंगे पैर क्यों घूमते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो एक बच्चा आंसर देता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है कि हम चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर चलते हैं। लेखिका समझ जाती है कि ये बच्चा या तो जानता नहीं है कि गरीबी क्या है और या फिर वो उनसे छुपा रहा है। इस तरीके से वो उनसे परिचय करते हुए सीमापुरी तक पहुंचती हैं। सीमापुरी दिल्ली उपनगर का एक स्थान है जहां पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। ये सभी बांग्लादेश के शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, जो 1971 में इंडिया आ गए थे और टीन और तिरपाल की छतों के साथ मिट्टी वाले घरों में बहुत ही खराब परिस्थितियों के साथ रहते थे। लेकिन इन सब में एक बड़ी बात थी कि इन सबके पास राशन कार्ड था। और ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है कि उन कूड़ा बीनने वाले लोगों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड ज़रूर था ताकि उन्हें भोजन मिल सके। ऐसे ही सर्दियों की एक सुबह लेखिका साहब को पड़ोस के क्लब के बाउंड्री के पास खड़े हुए देखती हैं। वो टेनिस का खेल देख रहा होता है। लेखिका देखती हैं कि साहब ने टेनिस के जूते पहने हुए हैं। साहब उसको बताता है कि किसी ने उसको जूते दे दिए हैं, क्योंकि अमीर लड़के ने जूते फेंक दिए थे, उसमें से एक उस जूते में छेद हो गया था, इसलिए उसको परेशानी होती थी। लेकिन साहब को वो जूते बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए उसने उसको पहन लिया था, क्योंकि वो उसके लिए एक सपना था जो कि सच हो गया था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है और बीतने के साथ साथ लेखिका एक बार फिर से साहब को मिलती हैं और साहब को देखती हैं कि वो अब
वो साहेब नहीं रहा जो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर नंगे पैर घूमा करता था और एंजॉय किया करता था। अपने कूड़ा बीनने के काम को भी वो एंजॉय करता था और कहीं उस कूड़े में पैसे की तलाश करता था। अब वो साहब एक दुकान पे काम करने लगा था। वो बताता है कि वो एक चाय की दुकान पे काम करता है जहाँ पर उसको 800 रुपये और खाने के लिए खाना मिलता है। लेकिन लेखिका को महसूस हो जाता है कि साहब के फेस पर, साहब के चेहरे पर अब वो चिंता मुक्त नज़र नहीं थी, वो दृष्टि नहीं थी। अब वो टेंशन में था क्योंकि वो अब अपना मालिक नहीं रहा था, बल्कि वो किसी और के अंडर में काम करने लगा था। और यहाँ पे ख़त्म होता है आपका एक पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट में लेखिका मुकेश से मिलती है, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये लड़का फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद भारत का कांच या चूड़ी का उद्योग केंद्र माना जाता है। लगता है कि जैसे सारी भारत की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद में बनती हैं। फिरोज़ाबाद में पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय में बच्चे, बूढ़े, घर परिवार, महिलाएं सभी शामिल रहते हैं। और फिरोज़ाबाद के लोग अपने बच्चों को चूड़ी बनाने के व्यवसाय में ये जाने बिना शामिल करते हैं कि बच्चों से काम कराना भी गैर कानूनी है। मुकेश लेखिका को बताता है कि मेरे घर का दोबारा से निर्माण हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और वो बहुत ही इस बात को बड़े गर्व से बताता है और वो चाहता है कि लेखिका उसके घर जाए। आखिरकार लेखिका तैयार होती हैं और कचरे से भरी हुई बदबूदार गलियों से होते हुए एक घर में प्रवेश करती हैं। वहां पर एक कमजोर सी महिला पूरे घर का खाना बना रही थी और जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। वो अपने ससुर, अपने पति और मुकेश के लिए घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है। हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो उस घर की बहू थी, इसलिए उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अब यहीं पर मुकेश ने अपने पिता को एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में जीवन भर कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। मुकेश की दादी ने भी अपने पति को कांच की चूड़ियों को चमकाने से निकलने वाली धूल से अंधा होते हुए देखा था। यहीं अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन कांच की चूड़ियों के घेरे से जोड़ते हैं। लेखिका ने देखा कि एक युवा लड़की थी, सविता, जो एक पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए थी और एक बुजुर्ग महिला के पास बैठे चूड़ियों बनाने में मदद कर रही थी। लेखिका को आश्चर्य होता है कि यह लड़की क्या ये पवित्रता को समझती है कि ये चूड़ियाँ कितनी पवित्र हैं। हिंदू धर्म में चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना गया है। लेखिका युवकों के एक समूह को एक सहकारी संस्था के साथ संगठित होने के लिए भी कहती है। वो बताती है कि जो है, अगर आप चाहें तो आप संगठित होकर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। लेखिका को फिरोज़ाबाद में दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं। एक तो ये दुनिया जिसमें शोषित परिवार गरीबी की जाल में फंसा हुआ है, और दूसरी दुनिया जो उनका शोषण करती है, साहूकार, बिचौलिए, राजनेता, पुलिसकर्मी और नौकरशाही। लेखिका तब खुशी से भर जाती है जब उसको पता चलता है कि मुकेश अलग तरीके से सोचता है और फिरोज़ाबाद में चूड़ियों के नगर में रहने के बावजूद वो चूड़ियाँ ना बना करके बल्कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। और यहीं पर जो लास्ट लाइन है, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, यानी कि हवाई जहाज़ भी उड़ते हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर से। तो इसका मतलब है कि वो जो है अपनी इच्छाओं को आकाश में उड़ते हुए देखना चाहता था। और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।